हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए PYQ सीरीज का डे 6 लेकर आया हूँ साइंस का। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर ये सीरीज 50 से 60 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में साइंस में करीब करीब अगर 20 प्रश्न आते हैं तो 10 प्रश्न इस डिस्कशन से आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, और एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप यदि कोई नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए, आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखिए तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, जिनको दिक्कत होता है साइंस में। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए पूरा साइंस यहाँ कवर कराएं। तो आप लोग जैसे ही 1K कंप्लीट करते हैं हमारे सब्सक्राइबर में, तो आप लोगों के लिए एक NCERT से फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट विथ कंसेप्ट विथ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हम। तो जब तक आप लोग कोशिश कीजिए इस 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्या जानकारी देता है? तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, गति का 3 समीकरण था। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कौन किस चीज का जानकारी दे रहा है देख लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन त्वरण और t है टाइम। तो यहाँ पे आपका किस चीज का रिलेशन दिख रहा है? v और u क्या है हमारा? वेग हो गया, इनिशियल और फाइनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेग हो गया। और यहाँ क्या है? टाइम। तो पहला समीकरण वेग और समय को बताता है, वेग और समय को। दूसरा में क्या है? s डिस्टेंस है, मींस स्थिति को बताएगा, और यहाँ पर टाइम है। तो स्थिति और समय को बताने के लिए या दूरी समय को बताने के लिए कौन सा? दूसरा। स्थिति को हम दूरी भी बोल सकते हैं। तो दूरी और समय के लिए दूसरा नियम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हो गया वेग और s हो गया स्थिति। तो यहां से वेग और दूरी का संबंध तीसरे नियम से, या फिर वेग या स्थिति। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? समीकरण v इज इक्वल टू ए प्लस यू प्लस एटी, तो वेग और समय को बताएगा। वेग और समय किस ऑप्शन में है? तो दूसरा ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो तीनों याद रखिएगा, किसमें आपका किस नियम में किस चीज को संबंध बताता है। पहला वेग और समय, दूसरा स्थिति और समय, तीसरा वेग और स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 कंप्लीट हो गया। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब आपको सही कथन पूछ रहा है। तो तेल पानी में मिल जाता है? नहीं। स्टोन पानी में घुलनशील है? बिल्कुल नहीं है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है? बिल्कुल गलत है, उल्टा लिख दिया है। चीनी पानी में घुलनशील है? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 क्या कहता है? अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल के बारे में आपको सबसे पहले जानना हो कि अमरबेल है क्या। तो अमरबेल जो है ना, वो अमरबेल का जो है दूसरे पौधे पर उगना है। तो ये क्या है? दूसरे पर निर्भर रहता है। तो दूसरे पर निर्भर जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपका एक और एग्जांपल आता है परजीवी में, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा भी जो है परजीवी का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या टर्म आता है? असहभोजिता। असहभोजिता। एक आता है परजीविता, जो अभी हम लोग देखें, परजीविता। एक आता है सहजीविता। तो इस तरह का टर्म, सहजीविता, इस तरह का टर्म हम आपके लिए बहुत जल्द वीडियो बनाकर दे देंगे, देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है सहभोजिता में, असहभोजिता में, परजीविता में, कुछ कोशिश करेंगे ट्रिक भी देने का। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको 1 या 2 दिन में इसका वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो आप जानते हैं वसा फैटी चीज खाने से, घी तेल ज्यादा खाने से क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ जाता है। तो वसीय पदार्थ वसा में क्या होता है? वसा जो है होता है ना, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। क्या? वसीय अम्ल पूछेगा आपसे एग्जाम में। वसा किसका एक एस्टर होता है? तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का क्या होता है? एस्टर होता है। आई बात समझ में? तो 1 ग्राम वसा में, ये भी क्वेश्चन पूछा है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी। कितना? 9.3
किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और शरीर में पूछेगा आपका, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को सूत्रकणिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रहेगा इतना। वसा से क्या होता है? हम लोग के शरीर को एनर्जी मिलता है, शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। अगर वायुमंडल की नमी को वो सोखेगा तो उसे हम लोग कहते हैं प्रस्वेदन। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। और जब शरीर में जल की कमी या लवण की कमी होती है उसे कहते हैं निर्जलीकरण। ठीक है। आशवन क्या कहते हैं? जब कोई भी दो द्रव में घुलनशील जब ठोस पदार्थ की अशुद्धि को हटा देते हैं और उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आशवन कहते हैं। ठीक। एक होता है निथारना। निथारना का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ हम मिला दिए तो उसको अलग करना। जैसे देखते हैं मम्मी घर में सूप ले लेती है, सूप से क्या करती है? फटकती है, निथारती है। जैसे चावल का दान, चावल हो गया या गेहूं हो गया, तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ या कुछ भी छोटे छोटे आपके धान के टुकड़े जो आते हैं वो मिल जाते हैं, तो फटकने से क्या होता है? निथारने से वो अलग हो जाता है। तो यही है निथारना आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। जब किसी कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, इस प्रोसेस को प्रस्वेदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक आदर्श ईंधन वह है। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? तो आप सोचिएगा आदर्श ईंधन का गुण क्या क्या होता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका उष्मीय मान उच्च होता है। उष्मीय मान जो होता है हाई होता है। क्या होता है? उष्मीय मान उच्च होता है। और इसका प्रज्वलन ताप कम होता है। प्रज्वलन ताप कम होता है। ये दो एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, ईंधन का उष्मीय मान बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए देखिएगा हाइड्रोजन जो है ना बहुत ही अच्छा ईंधन है और इसका उष्मीय मान इतना ज्यादा होता है कि इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते क्योंकि विस्फोट होने का डर रहता है। हाइड्रोजन का भंडार भी सुविधा नहीं है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। और हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है हम लोग का मालूम है? रॉकेट में, रॉकेट ईंधन में। कहाँ होता है? रॉकेट ईंधन में। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो आदर्श ईंधन का पहचान क्या है? सस्ता हो, ठीक है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, बिल्कुल, उच्च उष्मीयमान हो और प्रज्वलन ताप निम्न हो। एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा इनमें से सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपको, हम इसका वीडियो भी दे चुके हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो आपको मालूम होगा जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। एक रिएक्शन आपको हमने दिया था, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था, तो क्या दिया था? 6CO2 प्लस 12H2O जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, किसमें? सूर्य के लाइट में, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस 6 वाटर का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन गैस। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अब प्रकाश संश्लेषण से आपको हमने बहुत सारा क्वेश्चन बताया था, वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, उससे बाहर प्रकाश संश्लेषण का नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ हम दो चार डिस्कस कर देते, सारा तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सा याद रखिएगा? CO2, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये एकदम याद रखिएगा। ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद गैस कौन सा है? ऑक्सीजन अभी देख लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक पूछता है। प्रथम स्थिर यौगिक जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड है, Fa। और अंतिम स्थिर यौगिक बोलेगा तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, इतना याद रहेगा। बाकी आपको ज्यादा डिटेल देखना है वो वीडियो देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 58 एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी घास के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कृषि में हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर, कृषि में एग्रीकल्चर। एक आता है आपका इकोलॉजी। क्या आता है? इकोलॉजी। इसमें क्या होता है ना, वनस्पति और प्राणियों के पर्यावरण के बीच संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और ये पादप है तो पादपों का अध्ययन मालूम है क्या कहलाता है? पादप या वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी। क्या कहलाता है? बोटनी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन नंबर 59
पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना साफ करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, यही क्लोरीन जो है फूलों के गैस का रंग उड़ा देता है। क्या करता है, फूलों के गैस का रंग उड़ा देता है कौन, क्लोरीन। और यही ब्लीचिंग पाउडर उपयोग होता है, हम लोग पानी में डालते हैं ताकि पानी का कीटाणु जो है मर जाए, पानी साफ हो जाए। तो वही पूछा, पानी में रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया था, क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे एक आया है आपका क्या, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। तो क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण आती है पृथ्वी पर, तो हम लोग का जो ओजोन परत है वो रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों को लौटा देता है। और ये ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ पाया था, समताप मंडल में। एक है देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO। इसे ही हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। पूछता है एग्जाम में आपसे कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, बुझा हुआ चूना। ठीक है, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि अगर बुझा हुआ चूना बोलेंगे तो आप लोग खुद सोचिए, किसी भी चीज को बुझाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, पानी। हम ऐसे याद किए कि कभी कंफ्यूजन ना हो, किसी भी चीज को बुझाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, पानी। तो यहाँ ये इसमें पानी दिख रहा है आपको कहीं भी, CaO में पानी दिख रहा है कहीं भी, नहीं दिख रहा है। तो ये बुझा हुआ चूना होगा या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जैसे ही बुझा हुआ चूना का बात करेंगे तो CaOH का होल 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो समझ जाइए इसमें पानी मिला हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन प्रोसेस के थ्रू होता है। किस प्रोसेस के थ्रू, किण्वन प्रोसेस के थ्रू। और ईस्ट में जनन जो होता है ना, याद रखिएगा, पूछेगा ईस्ट में जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, मुकुलन विधि। पूछेगा ईस्ट में जनन किस कैसा होता है, अलैंगिक, और विधि मुकुलन। और ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, किण्वन। इतना याद रहेगा। और किण्वन कैसा है हमारा, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और ईस्ट जो है किस में आता है, ईस्ट पूछेगा आपसे तो कवक में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसको याद रखिएगा। मानव, अच्छा एक ऑप्शन था वहां पर पाश्चुरीकरण, इसको थोड़ा सा हम चाह रहे बता देने के लिए, आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि पाश्चुरीकरण क्या है। तो पाश्चुरीकरण के बारे में जान जाइएगा कि एक वैज्ञानिक थे, कौन, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर, जिन्होंने रेबीज के टीका के साथ साथ दूध के पाश्चुरीकरण का भी खोज किया था। तो ये पाश्चुरीकरण होता क्या है, जब हम लोग मिल्क को, मान लीजिए गिलास में क्या है, दूध है, तो इस दूध को बहुत अधिक अधिक दिनों तक सेफ रखने के लिए, जैसे आपका देखते हैं सुधा का, काऊ का, या जो भी दूध आता है उसको कैसे वो इतने दिन तक सुरक्षित रखता है, तो यही पाश्चुरीकरण विधि का उपयोग करता है। इसमें दो विधियां आती है, एक होता है LTH और एक होता है STST। STST, LTH में क्या होता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड है, मतलब दूध को LTH में क्या करता है, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक गर्म करता है। और STST में क्या होता है कि 71.7 या 72 डिग्री ही देता है कहीं कहीं, इसको 15 सेकंड तक गर्म करता है। यही है दो मेथड पाश्चुरीकरण करने का, जिससे दूध को हम अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इसलिए हम डिस्कस कर दिए। 62 नंबर, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक चीज याद रखिएगा कि हम लोगों की खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। कितना, फेस में, चेहरा में कितना होता है, 14 हड्डी। ठीक है, कान में कितना हड्डी होता है, 6 हड्डी, 3 एक कान में, 3 एक कान में, और 3 हड्डी का नाम है मिस। मिस याद रखिएगा, हम लोग का मिस जो मैडम पढ़ाती है ना, मिस, वो कान हमेशा पकड़ती है, तो कान में मिस, मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस इनकस स्टेपिस। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कपाल में कितनी हड्डी होती है, तो कपाल में 8 याद रखिएगा। रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी शुरू में कितना होता है, 33। पसलियों की कुल हड्डी, ये पूछता है पसलियों की कुल हड्डी कितना होता है, 24। आई बात समझ में। एक आपको हड्डी के बारे में आया तो हम बता देते हैं कि याद आ गया है, पटेला, पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया था, घुटना में, याद रहेगा। फिबुला टिबिया, ये भी पूछता है, फिबुला टिबिया कहाँ पाया था, फिबुला टिबिया, फिबुला टिबिया टांग में पाया जाता है। ठीक है, फीमर, फीमर बता चुके हैं, जांग में पाया था, कहाँ पाया था, जांग में। यूमरस भी देखिएगा एग्जाम में पूछता है, यूमरस कहाँ पाया था, ऊपरी भुजा में।
ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? ऊपरी भुजा में। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए एसआई मात्रक का एक वीडियो दे चुके हैं, उससे बाहर आपका कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए बैठ जाइए, उससे बाहर नहीं आएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विभव का एसआई मात्रक या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। चारों ऑप्शन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68। पोलियो चेचक रोग होता है, ये देखिए आपको हम जीवाणु विषाणु से ट्रिक भी दे दिए हैं। पोलियो चेचक रोग जो होता है वो किसके कारण संक्रमण से होता है? तो मालूम है पोलियो विषाणु वायरस के कारण होता है। पोलियो का हमने ट्रिक दिया था, क्या याद है? रेखा हमें, सॉरी विषाणु का ट्रिक दिया था, रेखा हमें पीला करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई। जो भी प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु से संबंधित रोग है, आपको दिक्कत होता है, हम उसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो वायरस का ट्रिक है, रेखा हमें पीला करके पोइचे छोड़ गई। रे से हो गया रेबीज, ख से हो गया खसरा, ह से हो गया हर्पिस, मे से हो गया मेनिंजाइटिस, पीला से हो गया पीलिया, करके को बोले थे साइलेंट है, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू। तो रेखा हमें पीला करके पोचे छोड़ गई। इसी तरह का जीवाणु का भी दिए हैं और प्रोटोजोआ का भी दिए हैं। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, पौधे में जल परिवहन होता है। देखिए जल, हम इसका भी आपको पादप जब पढ़ाए हैं उस वीडियो में दे दिए। जाइलम जो है, जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से फूड जाता है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, ज से जाइलम, ज से जल। क्लियर है, याद रहेगा? चलिए ठीक है। और आपको मालूम है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पुष्प होता है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प ही जो है पौधे को प्रजनन करवाता है, ये प्रजनन अंग है पौधे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, मीथेन। देखिए मीथेन जो होता है ना, CH4, ये कार्बन जो होता है अपने साथ 4 हाइड्रोजन हमेशा जुड़ता है, हमेशा। कार्बन अपने साथ कितनी बॉन्ड बनाता है? 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें किस प्रकार का बंधन है? देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन अपने साथ हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो CH4, तो चारों बॉन्ड, चारों एकक दे दिए कार्बन के साथ, तो क्या होगा? एकल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का आपसे पूछता है एग्जाम में कैसा आकृति होता है, तो याद रखिएगा चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय। और इस मीथेन का उपयोग, मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है? देखिएगा धान के खेत में पूछता है एग्जाम में, धान के खेत में क्या पाया था? मीथेन। आर्द्र भूमि, दलदली, सब में क्या पाया था? मीथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, बस के अचानक रुक जाने पर स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम से होता है? तो आप लोगों को हमने बताया है कि न्यूटन के 3 नियम है। ठीक है, तो इसमें आपका न्यूटन के गति के प्रथम नियम में ही जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में ही जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम से ही परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है, बता चुके हैं। तो आइजैक न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया पुस्तक में ये तीनों नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो रुका हुआ है तो तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो जब कोई बस से अचानक रुक जाने पर बस में बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये किस कारण होता है? तो प्रथम नियम। प्रथम नियम से ही क्यों? क्योंकि ये जड़त्व का नियम देता है, या गैलीलियो का नियम। तो इसमें क्या होता है कि जो चादर है उसमें हम लोग धूल बहुत सारा रहता है, तो उसे डंडा से पीटने पर क्या होता है? सब धूल बाहर निकलता है। ये भी इसी नियम का ही उदाहरण है। और बस के अचानक रुक जाने से, अब मान लीजिए कोई बस या गाड़ी खड़ी है, अचानक चल गया, तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति आगे की ओर झुकता है या पीछे की ओर? पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गति का प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल है। तृतीय नियम आप लोगों को मालूम है, रॉकेट का उड़ना, नाव से खेदना, ये सभी तृतीय नियम का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हम लोग को मालूम है खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो नींबू में आपका हो जाएगा साइट्रिक, दही में आपका क्या पाया जाता है? लैक्टिक, दही में लैक्टिक, सिरका में एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड। और एक याद रखिएगा, सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड। ठीक है, और एक याद रखिएगा घास में ऑक्जेलिक एसिड, घास में ऑक्जेलिक एसिड।
घास में ऑक्जेलिक एसिड, एक आता है इमली में, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 82। देखिए बार बार आप लोग को ये टेम्परेचर वाला हमने आपको बताया था कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यक्रम होता है। तो आपको हमने बताया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ना, तो हम लोग C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 बराबर R/4, ये फॉर्मूला दिए थे किसी से किसी का कन्वर्जन में। तो यहाँ हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछा है, तो हम लोग सिर्फ C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना C/5 इज इक्वल टू F कितना हो गया 5C माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9C बराबर 25C माइनस 5 दूनी 10 5 15 1 16 160, तो 25 में 9 गया तो 16 बराबर 16C बराबर 160, तो C बराबर कितना 10 डिग्री, 10 डिग्री है ऑप्शन में, ये हो गया। तो कन्वर्जन आपको सिर्फ याद रखना है इसका फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए, मतलब लेंथ जो है 2L कर दिया जाए, तो आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, मतलब टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर L का, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई रूट अंडर G का। तो यहाँ पे सिर्फ लंबाई का बात किया तो सिर्फ हम इसको लेकर चलेंगे, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर लंबाई को हम दोगुना करेंगे, खुद सोचिए, अगर मान लीजिए टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर L का, अगर हम बोले लंबाई 4 गुना कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा 4 गुना, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पे लेंथ कितना बोल रहा है 2 गुना, तो टाइम क्या हो जाएगा √2 गुना, क्योंकि रूट में 2 रह जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो चिकित्सा के रूप में एक्सरे का उपयोग जो है हम लोग विकृति जन्य प्रकार की बीमारी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि एक्स किरण जो है ना एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय, कहाँ गया, हाँ एक्स किरण जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसका खोज रोएंटजन ने किया था। कौन किया था, रोएंटजन ने, ठीक है। और इसी की सहायता से हम लोग हड्डी उड्डी में जो भी प्रॉब्लम होता है उस चीज का पता लगा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कहलाता है परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। और ताप का ही SI मात्रक होता है केल्विन। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। अब कोई व्यक्ति भट्टी के सामने खड़ा है तो आप खुद सोचिए वो किस विधि से ले रहा है, भट्टी के सामने आग ताप रहा है, तो आग ताप रहा है तो वो गैसीय माध्यम से ही आ रहा होगा। तो द्रव और गैस में कैसा होता है संवहन, अगर ठोस में बोलेगा तो चालन, और विकिरण में तो कोई माध्यम चाहिए नहीं, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो होता है विकिरण। वायुमंडल पूछेगा आपसे, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन। और चालन में क्या होता है देखते हैं, जब मम्मी लोग कढ़ाई में, इस तरह का कढ़ाई है तो इसमें जब कलछुल डाल के सब्जी बनाने टाइम कलछुल छोड़ देती है तो क्या होता है कि इसको नीचे से जो फ्लेम मिल रहा है कढ़ाई को, तो धीरे धीरे कढ़ाई गर्म होता है चारों तरफ, और उसके साथ साथ देखते हैं कलछुल आप पकड़ने में भी हमको गर्म लगता है। तो ये ठोस था, इसमें क्या हुआ टेम्परेचर मिलने से धीरे 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 इसका गर्म होते होते अणु ट्रांसफर होते होते पूरी तरह से ये छोलने में गर्म हो गया, तो ये हो गया चालन विधि। आपसे पूछेगा कि जो केतली है, ये जो केतली है, ये केतली किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो केतली होगा गर्म चालन विधि द्वारा, केतली के अंदर जो है द्रव गर्म है वो संवहन विधि द्वारा। आई बात समझ में। तो चालन आपका ठोस में, संवहन द्रव गैस में, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 87, कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है। तो कुकिंग गैस में 90% से अधिक हमारा ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है, और एलपीजी में गंध के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, इथाइल मार्कप्टेन। क्या मिलाते हैं, इथाइल मार्कप्टेन। सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में किसी को मालूम है,
सीएनजी में होता है मीथेन इथेन, याद रखिएगा, मीथेन और इथेन। सिगरेट के लाइटर में क्या होता है, वो भी हमारा ब्यूटेन होता है। सिगरेट के लाइटर में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और कोल गैस बोलेगा, अगर कोल गैस में होगा मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तीनों याद रखिएगा। ठीक, सीएनजी का उपयोग हम लोग वाहन के ईंधन में प्रयोग करते हैं, एलपीजी घर में खाना पकाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि किस अम्ल में दूध का खट्टापन होता है? बोले लैक्टिक एसिड का दूध का खट्टा होता है, एसिटिक सिरका में होता है, आपका हो जाएगा टार्टरिक, बता दिए, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, खट्टे मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल किसमें होता है, खट्टे मक्खन जो होता है उसमें ब्यूटेरिक अम्ल होता है, आई बात। और लैक्टिक एसिड क्या किसमें होता है मालूम है, जब हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव होता है, इस कारण से उसमें थकावट महसूस होता है, तो हम लोग कहते हैं कि लैक्टिक एसिड जम गया है, तो इस कारण से होता है। और एक याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर पूछता है, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत, तो 18 कैरेट सोना मतलब टोटल सोना कितने कैरेट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24, तो 18/24 गुने 100, 4 छक 24, 25 6 18, 25 75% हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ टाइप का था परसेंटेज। हाँ, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा था, भारी जल कहा था ड्यूटीओ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। इसका खोज किसने किया था, यूरे और मार्सवन ने। ठीक है, अगर बोलेगा भारी हाइड्रोजन, पूछेगा भारी हाइड्रोजन, भारी जल तो जान गए किसे कहते हैं, ड्यूटीओ, भारी हाइड्रोजन बोले तो ओनली डी याद रखिएगा। और ड्यूटीओ का भार होता है कितना, 20। अगर लेकिन नॉर्मल वाटर का भार बोलेंगे तो कितना होता है, 18 यू, याद रहेगा, तो इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यूरिया और बार्सवन बता दिया ना, भारी जल का खोज कौन किया था, यूरिया और बार्सवन 1932 में किया था। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से निकलता है हम लोग का अमोनिया। क्लोरीन बता दिए, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं पानी को सफेद करने के लिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला है SO2 और NO2 किसमें उपयोग करते हैं मालूम है, अम्ल वर्षा में, SO2 और NO2 अम्ल वर्षा में। क्लोरीन बता ही चुके हैं, फूलों का रंग उड़ा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही विषैला गैस है, जो रक्त में घुल जाने पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है उत्सर्जन, ईंधन जो है अगर हम जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से नहीं जलता है, और ये विषैला गैस है। और अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 का उपयोग करते हैं, बता चुके हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्लोरीन का होता है सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ठीक है, और क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, लाफिंग गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 सॉरी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका खोज कौन किया था, प्रिस्टले ने किया था, याद रखिएगा, इसका खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने। इसे लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहते हैं। और नाइट्रस अम्ल का उपयोग जानते हैं कहाँ करते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक में। किसमें करते हैं, ऑक्सीकारक में, इस लाइन को याद रखिएगा, किसमें करते हैं, ऑक्सीकारक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। देखिए, हम बोलते हैं पेरिस लोग घूमने गया, तो पेरिस कैसे जाता है घूमने के लिए, स्टाइल मारने के लिए जाता है घूमने, तो वहां पे हाफ पैंट पहन के जाता है, छोटा वाला हाफ पैंट पहन के लोग जाता है। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात आएगा तो कैल्शियम सल्फेट तो जानते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा, हाफ होगा या 2 होगा, तो याद रखिएगा हाफ पैंट पहन के पेरिस जाते हैं, तो CaSO4 हाफ H2O, और जैसे ही CaSO4 2H2O बोलेंगे तो ये हो जाएगा जिप्सम का सूत्र, क्या हो जाएगा, जिप्सम का फॉर्मूला। और अगर हम बोल दे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जो कीटाणुनाशक या विरंजक के रूप में उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं मालूम है, जो खिलौने बनाते हैं, या जो हम लोग का जब पैर हाथ टूट जाता है तो वहां प्लास्टर करने में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। ठीक है, याद रहेगा इसका फॉर्मूला, टूटी उटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति खिलौना बनाने में इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, NaOH सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम। तो देखिए NaOH जो सूत्र होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, या फिर इसे ही कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसी के कारण रोटी जो है फूलती है और ब्रेड जो है सॉफ्ट होता है। आई बात समझ में? और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, धोने वाला सोडा। हम लोग धोते हैं कैसे? 10 रुपए वाला सरफ लाके, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा? 10 मॉलिक्यूल होगा, एकदम याद रखिएगा। 10 रुपए का सरफ में पानी में घोल दिए तो 10H2O, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? 10। खाने वाला सोडा में 10 नहीं होता है, इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन धोने वाला सोडा में हम लोग 10 रुपए का सरफ लेंगे और पानी में घोल देंगे 10H2O। याद रखिएगा फॉर्मूला, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसे क्या होगा? कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे वह दर्पण क्या होगा? तो जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण, याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण। या फिर अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को कहते हैं हम लोग अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, इसे ही कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग आंख, नाक, कान, ENT डॉक्टर करता है। या गाड़ी का हेडलाइट जो आगे होता है ना, ऊपर वालाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा बड़ा कब दिखाई देगा? तो ये हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मतलब पूरा हम डायग्राम लेके आएंगे, रे डायग्राम लाइट चैप्टर का आप लोग के लिए। तो इसमें सिर्फ हम लोग कहाँ रखते हैं? याद रखिएगा, ये पोल हो गया, तो पोल और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं तो ये हमारा बहुत ही बड़ा इमेज बनता है, पीछे काल्पनिक, ठीक है। तो पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की अपेक्षा हमें प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रत्यास्था। जब उसे संपीड़ित किया जा सकता है, इस विशेषता को कहते हैं प्रत्यास्था। लेकिन तन्यता का बात करेंगे कि तन्यता क्या होता है, तो जब हम किसी भी पतले तार को खींचकर लंबा करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं तन्यता। और एक याद रखिएगा, आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं? तो जब हम किसी भी चीज को पीट पीट कर पतले चादर के फॉर्म में बना देते हैं, उसे कहते हैं आघातवर्ध्यता। और पीट पीट कर लंबा तार के रूप में निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं तन्यता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितनी होती है? तो इसके लिए क्वेश्चन साइंस का नहीं था, फिर भी बता दे रहे, 50% याद रखिएगा, ठीक है। आर्द्रता अपना 3 प्रकार का ही होता है, अपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ताप मापने की इकाई। देखिए फिर इकाई आ गया, हम बताए हुए हैं ताप मापने की इकाई सेल्सियस। लेकिन आपसे पूछेगा उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन उष्मा का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और याद रखिएगा, एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24। और एक कैलोरी में बोलेगा कितना जूल होता है, तो 4.186 जूल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2, जिसे नीलाथोता कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? नीला। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन Cu। लेकिन आपसे जैसे पूछेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4.5H2, इसको कहते हैं उजला थोता। क्या कहते हैं? उजला थोता। लेकिन आपसे बोलेगा आयरन सल्फेट, FeSO4, इसमें वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता है? 7H2O, इसे कहते हैं हरा थोता। क्या कहते हैं? हरा थोता। एक और नया याद रखिएगा, कोबाल्ट सल्फेट, CuSO4.5H2O, इसका होता है नाम लाल थोता। तो सारा बता दिए। नीला होता है कॉपर का, सफेद होता है आपका जिंक सल्फेट का, और आयरन सल्फेट का होता है हरा थोता। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, किसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है पिटवा लोहा में। किसमें होता है? पिटवा लोहा में कार्बन का सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है, ठीक है। और ये बहुत ही शुद्ध लोहा होता है। पूछता है आपसे सबसे शुद्ध लोहा, तो ये पिटवा लोहा ही होता है। ये बहुत ही आघातवर्धी तन्यता होता है, जिसको पीट के लंबा चादर या पतला तार में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आज का आपका डिस्कशन यही था। टोटल करीब करीब 28 से 30 क्वेश्चन था, बट इससे आपको कम से कम 150 प्रश्न हम करवाए हैं डिस्कशन के साथ। तो इसको मिस नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिए जितना हो सके इसको शेयर करने का, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।